हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द फैंटम ऑफ बेकर स्ट्रीट। ये एक साइफाई मिस्ट्री एनिमी मूवी है और ये मूवी डिटेक्टिव कॉनन मूवी सीरीज का हिस्सा है। अगर आपको डिटेक्टिव मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपके अंदर के डिटेक्टिव को काफी हद तक सेटिस्फाई करेगी। इसी के साथ इस मूवी में एक साथ दो मिस्ट्री सॉल्व होती है। और अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला और इसमें ज्यादा लाइक आए तो मैं इस सीरीज के अगली मूवी को जरूर एक्सप्लेन करूंगी। पर मूवी शुरू करने से पहले आपको इस एनिमी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानना होगा ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस मूवी की कहानी शिनिची कुडो के अराउंड चलती है, जो कि अपने हाई स्कूल का एक डिटेक्टिव हुआ करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब एक रात वो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का पीछा कर रहा था, पर उनमें से एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और उन लोगों ने उसे मरने के लिए एक जहर पिला दिया। वो एक नए तरह का जहर था जिसके साइड इफेक्ट से शिनिची की एज कम हो गई और वो छोटा बच्चा बन गया। शिनिची ये नहीं चाहता था कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता चले कि वो अभी भी जिंदा है, इसलिए वो डॉक्टर अगासा, जो कि शिनिची के नेबर थे, उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी बताकर उनके साथ रहने लगा। इसी दौरान शिनिची ने अपना नकली नाम कॉनन रख लिया और जब शिनिची की गर्लफ्रेंड रैन कॉनन से मिलने आई तो वो कॉनन से काफी इम्प्रेस होकर उसे अपने साथ ले गई। वहाँ कॉनन की मुलाकात रैन के फादर माउरी से हुई, जो कि एक अनसक्सेसफुल प्राइवेट डिटेक्टिव थे। आगे कॉनन ने अपने कुछ फ्रेंड्स बनाए जिसमें से उसकी असल आइडेंटिटी सिर्फ हाइबारा ही जानती थी, क्योंकि वो भी उसी ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी। और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भागने के लिए हाइबारा ने भी खुद को उसी पॉइजन की मदद से छोटा कर लिया था और अब वो शिनिची के साथ रहने लगी थी। एक दिन शिनिची को ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करते वक्त उसके पेरेंट्स मिल गए, जो कि कई सालों से अंडरकवर रहकर ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन की जासूसी कर रहे थे। और क्योंकि उसके पेरेंट्स अभी अंडरकवर थे, इसलिए किसी को नहीं पता चला कि शिनिची यानी कॉनन के पेरेंट्स वही हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 10 साल के एक जीनियस बच्चे हारुकी को दिखाया जाता है। हारुकी अपने कंप्यूटर में काम कर रहा था और वहीं हारुकी के टीवी में एक न्यूज़ चल रही थी। इसमें एक एंकर बता रही थी कि हारुकी के अडॉप्टर फादर मिस्टर थॉमस शिंडलर कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और बचपन में ही हारुकी के मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था और हारुकी ने अपने मॉम के साथ रहने का फैसला किया था। पर कुछ समय बाद हारुकी की मॉम एक बीमारी की वजह से गुजर गई और इसके बाद हारुकी को मिस्टर थॉमस ने अडॉप्ट कर लिया। हारुकी अपने अडॉप्टेड फादर थॉमस के साथ रहता है और इन दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है। आगे न्यूज़ एंकर बताती है कि हारुकी एक जीनियस लड़का है और उसने छोटी सी उम्र में कई सारे इन्वेंशन किए हैं, इसलिए उसके फादर हमेशा उसे सिक्योर रखते हैं और वो स्कूल भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जाता है। उसका बचपन बाकी बच्चों से अलग है। ये सब सुनने के बाद हारुकी टीवी बंद कर देता है और अपने काम में लग जाता है। यहाँ हारुकी नोआ आर्क नाम के एक एआई प्रोग्राम को बना रहा था, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर खुद की सोचने समझने की पावर हो। अब अचानक से हारुकी उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली बना लेता है और तभी एक टेक्निकल खराबी के कारण हारुकी के घर का बजर जोर जोर से बजने लगता है। इसे सुनते ही हारुकी के डैड थॉमस जल्दी से हारुकी के कमरे में जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हारुकी उस एआई प्रोग्राम से कहता है गुड बाय बेस्ट फ्रेंड, और ऐसा कहकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ थॉमस एक बॉडीगार्ड के साथ हारुकी के रूम का दरवाजा खोलता है, पर इधर हारुकी नहीं था। थॉमस देखता है कि हारुकी के शूज बालकनी में है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अब थॉमस हारुकी के कंप्यूटर को चेक करता है तो उसमें लिखा था गुड बाय हारुकी। थॉमस के एक्सप्रेशन के साथ ये सीन इधर ही कट हो जाता है। इसके बाद मूवी 2 साल आगे बढ़ती है और इधर थॉमस शिंडलर की कंपनी ने एक नया गेम लॉन्च किया था और आज इस गेम का प्रीमियर था। इधर एक रिपोर्टर बताती है कि इस नए गेम को बिल्कुल मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया है। इस गेम में प्लेयर को कैप्सूल जैसी सीट पर बैठना होगा और ये कैप्सूल प्लेयर को एक नई वर्चुअल दुनिया में ले जाएगी, जहां उसे रियल और गेम की दुनिया का डिफरेंस पता नहीं चलेगा। आगे उस गेम इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे सेलिब्रिटीज और उन बच्चों को दिखाया जाता है जो इस गेम को खेलने के लिए आए थे। इधर कॉनन, रैन, माउरी और कॉनन के दोस्तों को भी बुलाया गया था। यहाँ माउरी को लगता है कि इस गेम के प्रीमियर पर फालतू का बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है। अब इतने में ही जेंटा, जो कि शिनिची का दोस्त था, उसकी नज़र प्लेयर सीट पर जाती है, लेकिन मिस सुही को कहता है कि हमें सिर्फ पार्टी में इनवाइट किया गया है और इस गेम को हम में से कोई नहीं खेल सकता। इसके लिए अलग से बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं और उन्हें गेम का बैच दिया गया है।
तब हाइबारा कहती है कि मैंने सुना है कि इस गेम में हिस्टोरिकल वर्ल्ड दिखाया गया है, मतलब ये गेम टाइम ट्रेवल करने जैसा होगा। इसे सुन वह सभी एक्साइटेड हो जाती हैं, पर कॉनन कहता है कि इस सब के बावजूद ये सिर्फ एक वीडियो गेम है, रियलिटी नहीं। तो इसे सुन सभी कॉनन का मजाक उड़ाने लगती हैं, क्योंकि कॉनन को कंप्यूटर गेम्स पसंद नहीं थे। फिर नेक्स्ट सीन में जंटा खाने को देखते ही टूट पड़ता है, लेकिन वहीं आयोमी सभी को उन सेलिब्रिटीज के बच्चों के बारे में बताने लगती है कि वह सभी कितने लकी हैं जो बगैर किसी स्ट्रगल के उन्हें गेम का एंट्री बैच मिल गया। तब माउरी कहता है कि यही जापान का फ्यूचर है, जिसमें खास लोगों के बच्चों को ही सब कुछ मिलता है। तब हाइबारा इस पर एग्री होती है और बताती है कि प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट बनता है और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, यही इस देश की गंदी पॉलिटिक्स है। तो इसे सुन माउरी और बाकी लोग उसे देखने लगती हैं, क्योंकि वो बड़ों की तरह बात कर रही थी। हाइबारा ये देखते हुए कहती है कि मैंने ये सब न्यूज में सुना था। ऐसा बताकर वो कॉनन से धीरे से कहती है, तो कैसा रहा? तब कॉनन कहता है, डरावना। आगे वहाँ पर सड़ाको आती है, जो कि रैन की इकलौती अमीर फ्रेंड थी और उसी ने इन सभी को पार्टी में इनवाइट किया था। मिस सूही को देखता है कि सड़ाको को गेम का एंट्री बैच मिला हुआ है, तो सड़ाको बताती है कि उसके पापा की कंपनी ने इस गेम के लिए फंड दिया है और इसलिए उसके पास ये बैच है। इसे सुनते ही वहाँ पर उन सेलिब्रिटीज के बच्चे आती हैं। इनके नाम किम, हैरी, शिन और कांग होती हैं। दरअसल इनके नाम काफी बड़े थे और आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आई, इसलिए मैंने इनके नाम चेंज कर दिए हैं। ये चारों बच्चे उनके सामने इस बात का शो ऑफ करने लगते हैं कि उन लोगों की लाइफ कितनी आसान है, वो भी सिर्फ अमीर पैदा होने की वजह से। तो रैन इन्हें यहाँ से भेजने के लिए अपने फादर माउरी से कहती है, और जब माउरी उन बच्चों को समझाने जाता है तो वो बिगड़ैल बच्चे माउरी के डिवोर्स की बात को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और इसके बाद वे सभी अपने आप वहाँ से निकलकर बॉल के साथ खेलते हैं, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी होती है। लेकिन तभी उस बॉल को टडाकी नाम का एक गेम डेवलपर इंचार्ज पकड़ लेता है और उन चारों को यहाँ खेलने से मना कर देता है। तड़ाकी उन शैतान बच्चों को काफी अच्छी तरह से हैंडल करता है और वे चारों बच्चे वहाँ से चले जाती हैं, जिसे देख सड़ाको उस आदमी से इम्प्रेस होती है और माउरी के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होती हैं। इसके बाद उस पार्टी में कॉनन के डैड कूडो यासुको और डॉक्टर अगासा आते हैं। इधर डॉक्टर अगासा कहते हैं कि आप जरूर यहाँ अपने बेटे कॉनन से बात करने आए होंगे। तो यासुको अगासा को ये बात किसी को ना बताने को कहता है, क्योंकि अभी भी किसी को नहीं पता कि कॉनन यासुको का ही बेटा है। आगे एक अनाउंसमेंट के दौरान यासुको को स्टेज में बुलाया जाता है, क्योंकि इस गेम को बनाने का आइडिया उन्होंने ही दिया था। इस दौरान प्रोफेसर अगासा कॉनन से मिलता है और कहता है कि मुझे और तुम्हारे डैड को इस गेम कंपनी ने गेम का एक पार्ट बनाने के लिए बुलाया था। इस गेम में 100 साल पुराने लंदन का टाइम भी दिखाया जाएगा। ऐसा कहकर प्रोफेसर अगासा कॉनन को एंट्री बैच देता है, जो उन्हें इस कंपनी में काम करते वक्त मिला था। पर कॉनन कहता है वो बगैर अपने दोस्तों के इस गेम का हिस्सा नहीं बनेगा। आगे सभी जगह की लाइटें अचानक से ऑफ हो जाती हैं और इस दौरान थॉमस अंधेरे में माउरी से टकरा जाता है और कहीं जाने लगता है। वहीं लोगों के सामने स्टेज में एक प्लेयर आती है और उन्हें डेमो दिखाती है कि कैसे इस गेम को खेलना है। एक आदमी बताता है कि इस कैप्सूल सीट में बैठने के बाद आपके सारे सेंसेस गेम की ही दुनिया को फील करेंगे। आप वर्चुअल वर्ल्ड को सुन पाओगे, महसूस कर पाओगे, छू पाओगे और स्मेल भी कर सकोगे। यहाँ तक कि चीजें आपके हिसाब से बदलती भी रहेंगी। दूसरी तरफ हमें किम और हैरी को दिखाया जाता है। ये दोनों खेलते खेलते एक स्टैचू की नाइफ गिरा देती हैं और फिर उसे सही सलामत वहीं रख देती हैं। वहीं इसी सेम टाइम पर थॉमस बेसमेंट में जाकर काशिमोरा, जो कि इस गेम का चीफ था, उसके ऑफिस पहुंचता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे वो प्रोग्राम दे दो और जितने पैसे चाहिए वो बताओ। तो काशिमोरा कहता है कि तुम्हारा अडॉप्टेड बेटा हारुकी तुमसे बहुत परेशान था, तुम बस उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी और उसके जरिए तुम एक मशीनी दिमाग यानी एआई बनाना चाहती थी। हारुकी को पता था कि जैसे ही वो एआई बना देगा वैसे ही तुम उसे मार डालोगे, इसलिए उसने सुसाइड करना ही सही समझा। पर सुसाइड से पहले उसने अपना खुद का एक अल्टर ईगो यानी अपना ही दूसरा रूप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लिया और मरने से पहले उसने मुझे एक डीएनए प्रोग्राम भी भेजा था। अगर इस बारे में किसी को भनक भी लग गई तो तुम्हारी कंपनी खत्म हो सकती है और मैं इस प्रोग्राम को हारुकी के आत्मा की शांति के लिए सभी के सामने लाऊंगा। तब थॉमस बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो काशिमोरा इसे बेचने से साफ साफ मना कर देता है। अब दोस्तों ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे ये एंड में रिवील होगा। तो इसे सुन थॉमस ग्लव्स पहन लेता है और एक खंजर से उसका मर्डर कर देता है। साथ ही में एक डीवीडी से कंप्यूटर के डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है
और एक टिश्यू पर सारा ब्लड पहुंचकर वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ काशीमोरा के अंदर थोड़ी सी जान बाकी थी और अब काशीमोरा मरते मरते कीबोर्ड पर 3 लेटर टाइप करता है। इसके थोड़ी देर बाद अपने आप ही हारुकी की अल्टर ईगो यानी नोआ आर्क सारे कंप्यूटर्स पर हावी होने लगती है। वहीं थॉमस खून करने के बाद वापस से पार्टी में शामिल हो जाता है और थोड़ी देर बाद वहां पर डिटेक्टिव मैगुरी आती हैं क्योंकि उन्हें मर्डर की खबर मिल चुकी थी। डिटेक्टिव मैगुरी असिस्टेंट से सारे दरवाजे बंद करने को कहता है क्योंकि किलर अभी भी यहीं होगा। दूसरी तरफ जेंटा, आयोमी और मिस सुही को 4 बच्चों को बेवकूफ बनाकर उनसे अपने सस्ते गोल्डन कार्ड के बदले एंट्री बैज मांगती हैं और वे बच्चे उस कार्ड को ज्यादा रेयर समझकर उससे बदल लेती हैं। जिसके बाद ये तीनों हायबारा के पास जाकर उसे भी एक बैज देती हैं। तभी एक आदमी यासुको के पास आकर मर्डर के बारे में बताता है और यासुको वहाँ से चला जाता है। इधर रैन नोटिस करती है कि उसके डैड और कॉनन भी यहाँ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों क्राइम सीन में थी। यहाँ माउरी कॉनन को इधर से जाने को कहता है पर तभी कॉनन उन सभी को बताता है कि आप लोगों को उस मरे हुए आदमी के मैसेज को चेक करना चाहिए। विक्टिम का ब्लड अभी भी उस कीवर्ड पर है। तो इसे सुन वे तीनों उस मैसेज को देखती हैं। उस कीवर्ड में 3 वर्ड्स पर ब्लड लगा हुआ था जिसे मरते समय काशीमोरा ने प्रेस किया था और वो वर्ड्स थे RJT। तो इसे सुन कॉनन उन वर्ड्स को आगे पीछे करने लगता है और तभी वो कहता है कि ये गेम 100 साल पुराना है। ऐसा कहते ही उसके दिमाग में कुछ फ्लैश होता है और वो वहाँ से जाकर सीधा गेम की लाइन में लग जाता है। इसे देख रैन सरप्राइज हो जाती है क्योंकि कॉनन को ऐसे गेम्स में इंटरेस्ट नहीं था। फिर ये देखकर सड़ाको रैन को उसका बैज देती है ताकि वो कॉनन के गार्डियन बनकर जा सके और उसका ख्याल रख सके। और वैसे भी सड़ाको को इस गेम में इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद सभी गेम्स के लिए तैयार हो जाती हैं और तभी गेम स्टार्ट हो जाती है। वहीं जब बॉडी को वहां से ले जाया जा रहा था तभी वहां यासुको आता है और कॉनन के बारे में पूछने लगता है कि वो लड़का किधर है। तो माउरी बताता है कि वो उस डाइंग मैसेज को बार बार बड़बड़ा रहा था और बस इतना कहकर वो अचानक से वहां से चला गया। तो यासुको उस मैसेज को देखते ही कहता है कि JTR और ऐसा कहकर वो जाने लगता है। तभी मैगुरी कहता है कि आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है। तो यासुको कहता है कि JTR यानी जैक द रिपर जो 100 साल पहले लंदन में रहा करता था। उसने लंदन में 5 औरतों का बहुत बुरी तरह से मर्डर किया था और उसे उस टाइम तक कोई भी नहीं पकड़ पाया था। आगे ये तीनों कंट्रोल रूम जाकर थॉमस को उस गेम को रोकने को कहते हैं पर थॉमस मना कर देता है और तभी एक पावर कट होता है जिसके बाद सारे कंप्यूटर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और डॉक्टर अगासा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करने लगती हैं। पर तभी उस गेम में से एक आवाज आती है जो हारुकी की AI नोआ आर्क की थी। AI कहता है कि अब इस गेम का सारा कंट्रोल मेरे ऊपर है। इसे सुन मैगुरी कहता है कि ये नोआ आर्क क्या है। तो कॉनन के डैड यासुको अपने एक्सपीरियंस से बताती हैं कि ये एक AI ब्रेन है जो 1 साल में 5 साल जितना ग्रो करता है और अब इस AI की उम्र 10 साल है, मतलब थॉमस के बेटे की जितनी जब उसने सुसाइड किया था। यासुको AI प्रोग्राम से कहता है कि आखिर तुम्हारा इस गेम को कंट्रोल करने से क्या फायदा है। तब वो AI बताता है कि उसका इस गेम पर कंट्रोल करने का मेन रीजन जापान को पूरी तरह से बदलना है और एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाना है। इसके बाद सारे प्लेयर्स गेम के अंदर होते हैं। इधर वो AI उन प्लेयर्स को अपना नाम बताता है और कहता है कि इस गेम को फनी तरह से मत लेना क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी दांव में लगी हुई है। अगर इस गेम में तुम सभी के सभी हार गए तो जिस मशीन के अंदर तुम सभी खेल रहे हो वो अपने आप ही तुम्हारे सर को ब्लास्ट कर देगी और सभी की रियल वर्ल्ड के अंदर मौत हो जाएगी। तो इसे सुन सभी घबरा जाती हैं। AI आगे कहता है कि अगर तुम में से एक भी गेम जीत गया तो तुम सभी की लाइफ बच जाएगी। तब माउरी कहता है कि तुम लोगों की जिंदगी से कैसे खेल सकती हो। AI बताता है कि इस गेम को खेलने वाले सभी प्लेयर्स VIP हैं और उनके पेरेंट्स बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। इसी तरह हर फील्ड में ऐसा ही होता है और जो आदमी कोई चीज डिजर्व करता है वो अमीर लोगों की वजह से पीछे रह जाता है। और अगर ऐसे ही करप्टेड लोगों के साथ जापान आगे बढ़ता रहा तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। ऐसा कहकर AI उन्हें गेम के 4 स्टेजेस दिखाता है जिसमें से पहला वाइकिंग यानी समुद्री डाकू का था, दूसरा कार रेसिंग का था, वहीं तीसरा बैटल का था और चौथा खजाना लूटने पर बेस्ड था और आखिरी 19th सेंचुरी के लंदन पर था। इसमें प्लेयर्स को पास्ट में जाकर जैक द रिपर की अनसॉल्व मिस्ट्री सॉल्व करने का मौका मिलेगा और फाइनली जैक द किलर कौन था ये अनसॉल्व मिस्ट्री सुलझ जाएगी। इसी के साथ मॉनिटर ब्लैंक हो जाता है और सभी प्लेयर्स अपने आप स्टेज डिसाइड करने लगते हैं।
वहीं शिनिची और उसकी टीम ओल्ड टाइम लंदन स्टेज को चूज करती है, जिससे पहले ही वो बिगड़ैल बच्चे सिलेक्ट कर चुकी थी। आगे एआई की कमांड पर सभी अपने स्टेज की तरफ जाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर अगासा बताती हैं कि इस एआई में सच में इतनी पावर है कि ये 50 लोगों का सर स्मैश कर सकती है। इसके बाद सीन आता है 2 बच्चों के पेरेंट्स पर। ये दोनों मशीन के पास जाकर उनके बच्चों को निकालने की कोशिश करती हैं, पर उल्टा उन्हें जोर का शॉक लगता है, जिसे देख वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। एआई कहता है कि ये सिर्फ वार्निंग थी, अगली बार जो ऐसा करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। इसके बाद मैगरी थॉमस से कहता है कि आखिर तुम्हारे अडॉप्टेड बेटे का एआई इस तरह से सब कुछ बर्बाद क्यों कर रहा है। तो थॉमस की बात काटते हुए यासुको बताता है कि हारुकी को जापान में एक बिलो एवरेज स्टूडेंट समझा जाता था। उसके पीटी टीचर उसे हमेशा बाकी बच्चों जैसा रहने पर फोर्स करती थी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को बिल्कुल बाकियों जैसा बनाने में ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, जबकि सभी बच्चे अपने आप में खास होती हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि आखिर आपको हारुकी के बारे में इतना सब कैसे पता। तो यासुको बताता है कि जब मैं इस गेम में काम कर रहा था तब मैं काशिमोरा का एसोसिएट था, पर एसोसिएट के साथ साथ काशिमोरा मेरा क्लाइंट था। उसने मुझे हारुकी के सुसाइड को इन्वेस्टिगेट करने को कहा था। तो थॉमस कहता है मतलब तुम ये बताना चाहते हो कि हारुकी का मर्डर हुआ था। यासुको कहता है कि वो एक सुसाइड था, पर उसे ऐसा करने पर किसी ने मजबूर किया था। काशिमोरा मुझसे यही जानना चाहता था, क्योंकि असलियत तो ये है कि काशिमोरा ही हारुकी का रियल फादर है। तो इसे सुन थॉमस हाँ कहता है। यासुको आगे बताता है कि आपने हारुकी को उसके बचपन में ही अपने फादर काशिमोरा से अलग कर दिया था और काशिमोरा इसलिए आपसे नफरत करता था। आगे कॉनन और उसके फ्रेंड्स पुराने लंदन वाले स्टेज में एंटर करते हैं। इस स्टेज में काफी ज्यादा फॉग था और ये जगह काफी सुनसान थी, लेकिन तभी अचानक से सभी को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। कॉनन समझ जाता है कि ये जैक द रिपर है और इसलिए वो भागने लगता है, पर वहाँ पहुँचते ही कॉनन जैसे ही जैक द रिपर पर अपने शूज से हमला करता है तो उल्टा कॉनन के पैर पर चोट लग जाती है और रिपर वहाँ से भाग जाता है। तब हाइबारा कहती है कि इसका मतलब यहाँ पर डॉक्टर अगासा के गैजेट्स काम नहीं करेंगे और अब तुम्हारी ग्लासेस नॉर्मल ग्लासेस हैं और तुम्हारी वॉच भी नॉर्मल वॉच है। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और उस लेडी की डेड बॉडी देखते हुए जैक द रिपर चिल्लाने लगता है। इसके बाद वहाँ पर भीड़ लग जाती है। इधर 2 पुलिस ऑफिसर बॉडी को चेक करते हैं और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट को बुलाने को कहते हैं। आगे यासुको डॉक्टर अगासा से कहता है क्या हम किसी तरह उन लोगों से बात कर सकते हैं। तो अगासा कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। वहीं माओरी यासुको से कहता है कि तुम लंदन वाले पार्ट के सुपरवाइजर थे, तुम्हें तो पता होगा कि ये गेम कैसे जीतना है। तो यासुको कहता है हाँ, अगर उस एआई ने कोई फेरबदल नहीं की होगी तो मैं जानता हूँ कि जैक द रिपर इस गेम में कौन है, लेकिन उससे पहले हमें इस गेम के अंदर किसी तरह कम्युनिकेट करना होगा। ऐसा कहकर यासुको एक जरूरी काम से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कॉनन और उसकी टीम को एक ब्रिज में दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रिज में फाइनली डॉक्टर अगासा उन लोगों से कांटेक्ट करने में कामयाब होते हैं। अगासा उनसे बात करके उन्हें गेम के इंस्ट्रक्शन बताती हैं कि अगर उनमें से किसी को चोट लगती है या फिर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया तो फिर वो प्लेयर उसी टाइम इस गेम से आउट हो जाएगा और अभी तुम सभी व्हाइट चैपल शहर में हो। ऐसा कहकर अगासा उन्हें सपोर्टिंग कैरेक्टर के बारे में बताता है, पर तभी अगासा का कांटेक्ट टूट जाता है और गेम के अंदर अचानक से वो ब्रिज भी अपने आप टूटने लगता है। दरअसल इसी ब्रिज से उनका कांटेक्ट हो सकता था। इधर शिन ब्रिज से गिरने ही वाला था कि तभी कॉनन उसे बचा लेता है और अब ब्रिज टूटना बंद हो गया था। तभी एआई सभी से कहता है कि लगता है तुम सभी को समझ नहीं आया है, इस पूरे गेम पर सिर्फ मेरा कंट्रोल है, तो होशियारी दिखाने का कोई फायदा नहीं। इसे सुन गेम के बाहर सभी के पेरेंट्स घबरा जाते हैं। मिस सुही को कॉनन से कहता है कि आखिर प्रोफेसर अगासा हमें हेल्पिंग कैरेक्टर के बारे में क्या बता रहे थे। तो कॉनन सोचता है और तभी कॉनन के दिमाग में शर्लक होम्स का नाम आता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले किसी पुलिस ऑफिसर ने लेस्ट्रेट का नाम लिया था। तो रैन कहती है कि लेस्ट्रेट तो शर्लक होम्स कहानी का पुलिस इंस्पेक्टर है। हाइबारा बोलती है इसका मतलब उस एआई ने रियलिटी, हिस्टोरिकल इवेंट और स्टोरी को मिक्स करके ये गेम बनाया है। मतलब अब इन सभी को शर्लक होम्स को ढूंढना होगा और फिर शर्लक होम्स की मदद से वह सभी इस गेम को जीत जाएंगे। आगे ये सभी बेकर स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगती हैं, पर इधर बीच रास्ते में किम एक बिग बैन की तरफ इशारा करता है। इस बिग बैन का कांटा आगे होने की वजह पीछे हो रहा था और इसका टाइम 50 से 49 और फिर 48 हो गया था। इसे देख कॉनन समझ जाता है और बताता है कि हम सभी 50 प्लेयर्स थे, पर 2 प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए, जिस कारण से अब 48 प्लेयर्स बचे हैं।
मतलब जैसे जैसे प्लेयर्स कम होते जाएंगे इसमें मिनट्स भी उतने ही कम होते जाएंगे और अंत में घड़ी 12 बजे रुक जाएगी। इधर प्लेयर्स के एलिमिनेट होने के बाद उनका कैप्सूल अपने आप अंदर चला जाता है और अगासा देखते हैं कि अब बस 43 प्लेयर्स बचे हैं। वहीं इधर थॉमस को दिखाया जाता है जो कि खुद से कह रहा था कि अगर इन्हें रियल किलर मिल गया तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। आगे मिस्टर यासुको को दिखाया जाता है जो कि काशिमोरा के मर्डर के बारे में पता करने के लिए हॉल जाते हैं। इधर यासुको को एक मेटल डिटेक्टर दिखता है जिससे उन्हें समझ नहीं आता कि किलर यहाँ पर मर्डर वेपन कैसे लाया होगा। यासुको हॉल को अच्छे से चेक करता है और तभी उसकी नजर स्टैचू पर जाती है जिसके ऊपर कैमरा बिछे हुए थे। इसका मतलब कैमरे में किलर का चेहरा जरूर आया होगा। दूसरी तरफ रैन और कॉनन होम्स और वाटसन के घर यानी बेकर स्ट्रीट पहुँचते हैं। इधर मिस हडसन डोर ओपन करती है और बताती है कि जिनसे वह मिलना चाहते हैं वह दोनों एक केस की वजह से डार्टमोर गए हैं। तो इसे सुन कॉनन समझ जाता है कि होम्स और वाटसन जरूर हाउंड्स ऑफ द बेस्करविल वाले केस की वजह से वहां गए हैं और वो केस काफी पॉपुलर हुआ था। इधर रैन को लगता है कि उनका यहाँ आना वेस्ट हुआ, पर तभी हडसन उन्हें होम्स के घर में इनवाइट करती है क्योंकि हडसन को लग रहा था कि ये बच्चे होम्स के छोटे जासूस हैं जो होम्स के लिए काम करती हैं। अब रूम के अंदर जाकर सभी बच्चे जैक द रिपर की फाइल ढूंढने लगती हैं क्योंकि होम्स ने कहीं ना कहीं उसके बारे में जरूर लिखा होगा। इधर किम को फाइल ढूंढने के दौरान एक बॉल मिलती है पर वो उसे अपने दोस्त को पास आउट कर देता है और किम के दोस्त उस बॉल में इंटरेस्टेड दिखते हैं। वहीं ये सब कॉनन भी देख लेता है। आगे रैन को फाइनली जैक द रिपर की फाइल मिल जाती है और जब कॉनन उस फाइल को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि अभी तक जैक ने सिर्फ 3 मर्डर किए हैं और दूसरा मर्डर उसने हाल ही में एक 40 साल की लेडी का किया था। उस लेडी की डेड बॉडी के पास एक छोटी और एक बड़ी रिंग मिली थी। इसे देख कॉनन बोलता है कि इस जैक द रिपर का लिंक जरूर प्रोफेसर मोरियारिटी से होगा। वो शर्लक होम्स की स्टोरी में एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल है और वही यूरोप में होने वाली सभी क्राइम्स के पीछे होता है। जरूर मोरियारिटी जैक द रिपर को जानता होगा। तो रैन कहती है कि हम उस मोरियारिटी तक कैसे पहुंचेंगे। कॉनन कहता है कि शर्लक होम्स की स्टोरी में मोरियारिटी के बारे में सिर्फ एक ही इंसान जानता था और वो था उसका राइट हैंड कर्नल सेबेस्टियन और उसे ढूंढना बहुत आसान है। तभी हाइवारा बताती है कि होम्स के नोट के हिसाब से कर्नल सेबेस्टियन इस वक्त ट्रम्प क्लब के हेडक्वार्टर में होगा। इसे सुन रैन कॉनन से कहती है कि तुम बिल्कुल होम्स की तरह चीजों को ऑब्जर्व करते हो। तो कॉनन शर्माते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है। अब वहीं पर जेंटा को शर्लक होम्स की गन मिलती है और वो इसे लेकर स्टाइल मारने लगता है, लेकिन कॉनन उसे वो गन वापस रखने को कहता है। तो जेंटा घबराते हुए गन को वापस ड्रॉर में रख देता है। इसके बाद कॉनन होम्स की फाइल से वो रिंग वाली फोटो निकालता है और फिर सभी वहां से जाने लगते हैं। पर जाते वक्त किम होम्स की गन अपने पास छिपाकर रख लेता है और हैरी से कहता है कि वो इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए रख रहा है। अब सीन ट्रम्प क्लब पर आता है। इधर कॉनन सभी को बाहर रुकने को कहता है क्योंकि सबका एक साथ अंदर जाना खतरनाक हो सकता था। कॉनन अंदर जाकर कर्नल सेबेस्टियन मोरेन को एक आदमी के साथ कार्ड खेलता देखता है। तभी कॉनन के पास किम और हैरी आते हैं क्योंकि ये दोनों किसी का कहना कहाँ मानने वाले थे। किम कहता है कि मोरेन इस गेम में काफी अच्छा खेल रहा है और वो जीत रहा है। तो कॉनन बताता है कि मोरेन असल में चीटिंग कर रहा है। मोरेन के अपोनेंट के पीछे एक बंदर है। जब वो बंदर लेफ्ट हैंड से खाता है तो इसका मतलब कार्ड डायमंड है और राइट का मतलब कार्ड हार्ट है। साथ ही में वो जितने दाने उठाता है उससे मोरेन को कार्ड में छपे नंबर का पता चल जाता है। मतलब ये पूरी तरह से चीटिंग है। अब शिनिची उन सभी के बीच एक खाली चेयर देखता है और उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर इतने में ही उसकी नजर किम पर जाती है जो मोरेन के सामने उसकी चीटिंग करने वाली ट्रिक रिवील कर देता है, जिसे सुन मोरेन का अपोनेंट मोरेन पर गुस्सा होता है और किम मोरेन पर गन तान लेता है ताकि वो उससे बच सके, लेकिन मोरेन उस पर हावी हो जाता है और गन नीचे गिर जाती है। मोरेन के साथ कई लोग मिले हुए थे, इसलिए मोरेन उन्हें उस बच्चे को पकड़ने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वहाँ पर रैन और कॉनन की पूरी टीम आ जाती है। ये लोग उनसे लड़ने लगती हैं, लेकिन इसी बीच आयोमी और मिस सुहिको पर 2 कैम्बलर्स बॉटल फोड़ देते हैं, जिस कारण वह दोनों गेम से आउट हो जाती हैं। वहीं मोरेन के हाथ गन लग जाती है और वो कॉनन पर शूट करता है, पर जेंटा कॉनन को बचा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि कॉनन ही ये गेम जीत सकता है और जेंटा खुद इस गेम से बाहर हो जाता है। अब मोरेन कॉनन के सामने गन लेकर खड़ा होता है और कॉनन को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए,
पर तभी कॉनन की नजर एक वाइन पर जाती है जिसे एक आदमी ने पकड़ा हुआ था। कॉनन सब समझ जाता है और जंप करके उस वाइन को उस आदमी से छीन लेता है, जिसे देखकर मॉर्गन रुक जाता है और कॉनन बताता है कि असल में ये वाइन तुम्हारे बॉस मोरियारिटी की है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक सीट खाली थी और उस सीट में मोरियारिटी की फेवरेट वाइन और ग्लास रखी हुई थी और तुम सभी उसके आने का वेट कर रहे थे। अगर ये बोतल टूट गई तो मोरियारिटी तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। अब तभी उस रूम में एक कैब ड्राइवर एंटर करता है। कैब ड्राइवर कहता है कि आप सभी को मोरियारिटी बुला रहे हैं, तो मॉर्गन ड्राइवर से मोरियारिटी को रोके रहने को कहता है। पर तभी कैब ड्राइवर कहता है कि तुम चाहती हो कि मोरियारिटी तुम्हारे लिए रुके, तो मॉर्गन घबरा जाता है, जिसके बाद सभी मोरियारिटी के पास जाती हैं। पर इधर कॉनन रिवील करता है कि असल में जो कैब में बैठा हुआ है वो असली मोरियारिटी नहीं है और जो कैब ड्राइवर बनके यहाँ आया है वही असली मोरियारिटी है। तो कैब ड्राइवर यानी मोरियारिटी हंसने लगता है और बताता है कि तुमने सही कहा, पर तुम्हें कैसे पता चला? तो कॉनन बताता है कि मोरियारिटी एक फैशनेबल इंसान है और वो एक अलग तरह का परफ्यूम यूज करता है और उस परफ्यूम की स्मेल मैंने वाइन की बोतल में भी नोटिस की थी, जिसे तुम अक्सर पीते हो। तब मोरियारिटी कहता है कि तुम बिल्कुल होम्स की तरह हो, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो कॉनन बोलता है कि तुम जैक द रिपर के बारे में क्या जानती हो, वो अपने विलेज से लंदन क्यों आया और आखिर उसका क्या मकसद है? तो मोरियारिटी बताता है कि काफी सालों पहले इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में मैंने उसे देखा था। तब वो काफी छोटा था और उसकी जिंदगी उसकी मॉम ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दी थी। वो एक स्लम में रहा करता था, पर उसे देखते ही मैंने उसके अंदर के सीरियल किलर को पहचान लिया और वो मेरे साथ रहने लगा। रैन कहती है कि जैक द रिपर ने उन औरतों को क्यों मारा, इससे उसका क्या फायदा? तब मोरियारिटी कहता है कि उसने बस हनी चार्ल्सटन को छोड़कर सारे मर्डर मेरे कहने पर किए हैं, पर कल तुम्हारे पास एक मौका है उसे पकड़ने का। शिनिची कहता है कैसा? तब मोरियारिटी बताता है कि वो तुम्हें कल के न्यूज़पेपर को देखकर पता चल जाएगा। ऐसा कहकर मोरियारिटी वहाँ से जाने लगता है। तभी कॉनन कहता है कि उस सीरियल किलर का सामना करने को तैयार हो जाओ। तब इसे सुन रैन को शिनिची की याद आती है, जो असल में कॉनन है। यहाँ शिनिची फ्लैशबैक में एक राइड करते वक्त होम्स के बारे में बात कर रहा था, पर रैन इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। शिनिची कहता है कि उसे शर्लक होम्स का एक डायलॉग आज तक याद है। इतना बताते ही शिनिची कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में रैन को याद नहीं था कि शिनिची ने उस वक्त शर्लक होम्स का कौन सा डायलॉग बताया था। रैन अचानक से वो बात कॉनन को बताने को कहती है, पर तभी उसके दिमाग में आता है कि इसे वो डायलॉग कैसे पता होगा, ये तो आज तक शिनिची से मिला भी नहीं। अगले दिन कॉनन उस विलेज में जाता है जहां जैक ने अपना सेकंड यानी हनी चार्ल्सटन नाम की लेडी का मर्डर किया था। यहाँ कॉनन उस एरिया के पास एक पैम्पलेट चिपका हुआ देखता है। इसमें लिखा था कि पेरेंट्स और चाइल्ड वाला मार्केट इस सैटरडे अक्टूबर को फिर से खुलने वाला है। इसे देख कॉनन के दिमाग में आता है कि हनी का मर्डर सैटरडे को 8 अक्टूबर को हुआ था, मतलब फिर से इसी डेट में मार्केट में किसी का मर्डर होगा। आगे कॉनन अपनी टीम के पास जाता है और वहाँ से एक न्यूज़पेपर खरीदता है। इस न्यूज़पेपर में एम ने जे को टेक्स्ट किया था कि आज तुम्हें सारे थिएटर खाली करने होंगे। तो हाइबारा कहती है कि एम का मतलब मोरियारिटी और जे का मतलब जैक द रिपर है। कॉनन न्यूज़पेपर पलटता है और उसमें आज एक शो होने वाला था, जिसे आयरिन एडलर नाम की एक लेडी होस्ट करने वाली थी। आयरिन असल में शर्लक होम्स की क्लाइंट थी, जिससे होम्स को प्यार हो गया था। हाइबारा कहती है इसका मतलब मोरियारिटी होम्स को मारने के लिए आयरिन को अपना टारगेट बनाएगा। अब मूवी रात में शिफ्ट होती है। इधर वो तीनों बच्चे बिग बैन से देखती हैं कि अब वो बस 6 प्लेयर्स बचे हैं, क्योंकि इस वक्त 12-6 हो रहे थे। आगे कॉनन और बाकी सभी आयरिन से मिलने जाती हैं और इधर कॉनन को जैसा लग रहा था आयरिन एडलर का कैरेक्टर बिल्कुल वैसे ही उसकी मॉम की तरह था। यहाँ कॉनन आयरिन से रिक्वेस्ट करना है कि आज वो शो में ना जाए, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। लेकिन आयरिन उनकी बात नहीं मानती और कहती है कि तुम सभी तो हो यहाँ मुझे बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन में आयरिन एक गाना गा रही थी और मोरियारिटी यहाँ छिपा हुआ था। वहीं कॉनन की टीम भी आयरिन पर नजर रख रही थी, पर तभी एक टाइम बॉम्ब से उस स्टेडियम के पास ब्लास्ट होता है, जिससे थिएटर भी टूटने लगता है और इधर आयरिन पर एक बड़ी सी घड़ी की लाइट गिरने वाली होती है। पर तभी हैरी और शिन आयरिन को बचा लेते हैं और वो लाइट उन पर गिर जाती है, पर यहाँ आयरिन की मदद करके उन्हें अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो दोनों गेम से गायब हो जाते हैं। आगे उस बिल्डिंग में फिर से एक ब्लास्ट होता है, जिससे कॉनन के ऊपर एक पिलर टकराने वाला था, लेकिन तभी उसे हाइबारा बचा लेती है और कॉनन से कहती है कि हमें शर्लक होम्स की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास तुम हो, तुम जरूर इस केस को सॉल्व कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ऐसा कहकर वो भी एलिमिनेट हो जाती है। मतलब अब गेम में बस 3 प्लेयर्स बचे हैं।
अब तीनों वहाँ से निकलते हैं और तभी इनके सामने जैक द रिपर गुजरता है। ये तीनों उसका पीछा करने के लिए भागते हैं और तब भी जैक एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वहीं कॉनन, रैन और किम भी किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ जाती हैं। इसी दौरान कंट्रोल रूम में यासुको आता है और वो भी सभी के साथ इस गेम को देखने लगता है। दूसरी तरफ जैक उस ट्रेन में कहीं छिप चुका था, तो इसलिए रैन उस ट्रेन के कंडक्टर से बात करती है और अब उस ट्रेन के सारे पैसेंजर्स को एक साथ दिखाया जाता है। कॉनन कंडक्टर से कुछ कहता है और कंडक्टर सभी को उनके हाथ ऊपर करने को बोलता है। फिर वह सभी ऐसा ही करते हैं। इधर कॉनन के डैड यासुको को यकीन था कि वो किलर को ढूंढ लेगा। अब कॉनन उन पैसेंजर्स से कहता है कि अब मैं वो बताऊंगा जो मुझे शर्लॉक होम्स के नोट से समझ आया। जैक द रिपर जो आप सभी के बीच में छिपा हुआ है, उसने हनी चार्ल्सटन को अपना दूसरा विक्टिम बनाया था। दरअसल हनी की विंडसर नाम के एक आदमी से मैरिज हुई थी। ये दोनों पहले एक छोटे से शहर में एक साथ रहती थी, लेकिन हनी चार्ल्सटन का एक सपना था एक्ट्रेस बनने का। इस सपने के लिए हनी ने विंडसर और उसके बच्चे को अकेला छोड़ दिया और खुद लंदन आ गई। इतना कहकर कॉनन वो रिंग वाली फोटोग्राफ दिखाता है जो उसने होम्स के घर से ली थी। कॉनन कहता है कि दोनों रिंग का डिजाइन सेम है और रिंग का डिजाइन मदर और बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। ये बड़ी वाली रिंग हनी चार्ल्सटन की है और छोटी वाली उस किलर जैक की। तो रैन कहती है कि इसका मतलब जैक ने खुद की ही मॉम को मारा था और वो बॉडी उसकी मॉम की थी। तब कॉनन कहता है हाँ, और ये रिंग उन्होंने जैक को घर छोड़कर जाने से पहले दी थी। जैक ने ये रिंग तब तक संभाल कर पहनी थी जब तक उसने अपनी मॉम को नहीं मार डाला। इसके बाद जैक इस रिंग को क्राइम सीन में छोड़कर चला गया। तब रैन कहती है फिर जैक ने बाकी मर्डर्स क्यों किए। शिनिची कहता है कि इस सब के पीछे बड़ा हाथ मोरियारिटी का था। जैक द रिपर जब भी अपनी मॉम जैसी लेडी को देखता था तो उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता था और इसलिए उसने उन लोगों का मर्डर किया था। ऐसा कहकर कॉनन उन गेस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि अगर कोई एक ही रिंग को बचपन से लेकर 10 साल तक पहनता है तो उसकी फिंगर की ग्रोथ उसी हिसाब से होने लगती है। इतना कहकर कॉनन जैक द रिपर को रिवील करता है और किलर एक लड़की थी और वो लड़की ये दिखाती है कि उसकी एक फिंगर सच में काफी पतली थी उस रिंग के आकार की। इसे देख सभी शॉक रह जाती हैं और वो लेडी यानी जैक अपने रियल कॉस्ट्यूम में आती है। रैन जैक को पकड़ने दौड़ती है, लेकिन तभी जैक एक विस्फोट कर देता है जिससे ट्रेन में स्मोक हो जाता है और कॉनन और किम देखती हैं कि अब इस ट्रेन में एक ही पैसेंजर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यासुको बताता है कि कॉनन के साथ ही उसे भी काशिमुरा के असली किलर का पता चल गया है। मैगरी कहता है कि वो कौन है। यासुको बताता है कि असल सवाल ये है कि किलर ने मेटल डिटेक्टर होते हुए भी खंजर का इंतजाम कैसे किया। दरअसल वो खंजर पहले से ही हॉल के अंदर एक स्टैचू में छिपा हुआ था। मैगरी कहता है कि हॉल में बहुत सारे लोग थे, किसी ने उस खंजर को निकालते वक्त उसे कैसे नहीं देखा। यासुको कहता है क्योंकि किलर ने खंजर तब निकाला था जब हॉल में पावर कट हुआ था और कोई कुछ देख नहीं पा रहा था। असिस्टेंट कहता है लेकिन स्टैचू से खंजर मिसिंग है, ये तो किसी ने नोटिस किया होगा। यासुको कहता है कि किलर ने खंजर को नकली एल्यूमिनियम वाले खंजर से रिप्लेस कर दिया था। तब मैग्यूरी कहता है मतलब मर्डर के बाद किलर ने वापस उस खंजर को स्टैचू में रख दिया होगा। यासुको कहता है हाँ, उसने ऐसा ही किया था और मुझे भी वो खंजर वहीं मिला और उसमें हमें काशिमुरा के ब्लड का सैंपल मिला। साथ ही में उसमें मिस्टर थॉमस के फिंगरप्रिंट भी हैं, मतलब थॉमस ही किलर है। पर थॉमस कहता है कि उसमें मेरे फिंगरप्रिंट्स इसलिए हैं क्योंकि वो खंजर मेरे ही घर से मंगवाया गया था। तब यासुको कैमरा फुटेज की डीवीडी निकालता है और लोगों को बताता है कि उस नकली खंजर को जिसे रिप्लेस करने के बाद कुछ बच्चों ने उसे गिराकर वापस रख दिया था। यासुको के इतना बताते ही वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आके बताता है कि ये नकली खंजर हमें डस्टबिन में फेंका हुआ मिला था और इसमें मिस्टर थॉमस और किम के फिंगरप्रिंट आए हैं। मतलब ये साबित हो गया है कि थॉमस ने ही नकली और असली दोनों खंजर का यूज किया था और उसे दोनों खंजर के बारे में पता था। लेकिन थॉमस कहता है कि आखिर मैं काशिमुरा का मर्डर क्यों करूंगा। अब सीन कॉनन और किम पर आता है। इधर ये दोनों जैक और रैन को इंजन में ढूंढने लगते हैं, पर तभी कॉनन समझ जाता है कि जैक रैन को किधर लेकर गया होगा। कॉनन सीढ़ियों के जरिए ऊपर देखता है और वहाँ उसे जैक और रैन दिखती हैं। इधर जैक ने रैन को बांध रखा था। किम और रैन दोनों भागते हुए जैक की तरफ पहुँचती हैं, लेकिन जैक कहता है कि मैंने उसे रोप से बांध दिया है और मेरे साथ ये भी नीचे गिर जाएगी। तो कॉनन कहता है कि तुमने अपनी मॉम को मार डाला, आखिर तुम क्या चाहती हो। तो जैक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर का गुस्सा हमेशा सलामत रहे और मेरी अगली पीढ़ी भी मेरी तरह पैदा हो। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यासुको को देख पाते हैं। यासुको कहता है कि यही तुम्हारा असली मोटिव है मर्डर करने का।
असल में तुम जैक द रिपर के वंशज हो। तो इसे सुन सभी शॉक्ड रह जाती हैं। यासुको कहता है कि हारुकी ने डीएनए प्रोग्राम बनाकर तुम्हारी असलियत पता कर ली थी और इसलिए उसने ये गेम बनाया था। अगर सबको पता चल जाता कि 100 साल पुराने सीरियल किलर के वंशज तुम हो तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती, इसलिए तुमने हारुकी को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। तो थॉमस कहता है कि एक बार हारुकी मेरी कलेक्शन देखने आया था, उधर मेरी काफी पुरानी चीजें संभाल कर रखी हुई थी। उन्हीं में से एक जैक द रिपर का खंजर था, जिसके बारे में उस वक्त हारुकी मुझे और किसी को नहीं पता था। लेकिन हारुकी बहुत क्यूरियस निकला और इसलिए उसने एक प्रोग्राम के जरिए मेरा डीएनए पता कर लिया। फिर यासुको कहता है हाँ, हारुकी ने उस खंजर से जैक द रिपर, उसकी मॉम हनी चार्ल्सटन और तुम्हारी सारी असलियत का पता करके ये गेम बनाया था। असल में तुम जैक द रिपर के बेटे हो। तो थॉमस कहता है कि मैं डर गया था कि इतने खतरनाक इंसान का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। तो यासुको कहता है कि एक किलर का खून कोई मैटर नहीं करता, आखिर लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है, बस इस सच्चाई को छिपाने के लिए तुमने 2 लोगों की जान ले ली। तो इसे सुन थॉमस रोने लगता है और असिस्टेंट थॉमस को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैक कॉनन पर हावी हो चुका था और कॉनन को बचाने के चक्कर में किम भी ट्रेन से लटक जाता है। अब जैक कॉनन को मारने के लिए अपना खंजर निकाल लेता है, पर तभी रैन अपनी आंखें बंद करती है और उसे याद आ जाता है कि शिनिची ने उसे आखिरी बार शर्लॉक होम्स का क्या डायलॉग बताया था। शिनिची फ्लैशबैक में रैन से कहता है कि शर्लॉक होम मोरियार्टी के साथ जब ब्रिज से कूदा था तब उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ तो मैं अपनी मर्जी से मरने को तैयार हूँ। तो इसे याद करते ही रैन खड़ी होती है और कॉनन को बचाने के लिए ट्रेन से कूद जाती है, जिसके साथ जैक भी रैन के साथ ट्रेन से गिर जाता है और इधर दोनों का कैरेक्टर गेम से एक साथ खत्म हो जाता है। अब कॉनन रैन की मौत से बिल्कुल चुप रह जाता है और किम कॉनन से कहता है कि ट्रेन का कोई ड्राइवर नहीं है और ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है, हमें कुछ करना पड़ेगा, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। पर कॉनन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ माउरे और बाकी सभी लोग कॉनन को हार न मानने को कहते हैं, क्योंकि 50 बच्चों की जिंदगी इस पर दांव में लगी हुई थी। पर इतने में ही उस ट्रेन में कॉनन और किम को एक भिखारी दिखता है जो कि बैंजो बजा रहा था। वो भिखारी शर्लॉक होम्स था, जो उन्हें क्लू देता है कि उन्हें ट्रेन के नीचे कैबिन में जाना होगा और वो वहाँ से गायब हो जाता है। कॉनन कहता है कि शर्लॉक होम्स तो इस वक्त दूसरे शहर में है, शायद ये किसी तरह का बग है। अब ये दोनों ट्रेन के नीचे जाते हैं और इधर वाइन के ढेर सारे ड्रम होते हैं। कॉनन शर्लॉक होम्स का क्लू समझ जाता है और वो किम के साथ सभी ड्रम्स में छेद कर देता है। कुछ देर बाद ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ट्रैक से निकल जाती है, लेकिन कॉनन और किम वाइन के वॉल्यूम से बच जाती हैं। अब ये दोनों गेम से बाहर थी। इधर किम कॉनन को गेम जीतने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तभी कॉनन कहता है वेलकम नोआ आर्क, या फिर मैं तुम्हें हारुकी का एआई प्रोग्राम कहूँ। तो इसे सुन हारुकी इम्प्रेस होता है और अपने रियल अवतार में आकर पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि किम की बॉडी के अंदर मैं था। तो कॉनन कहता है जब हम बिग बैन के पास पहुंचे थे तो सबका ध्यान बिग बैन के कांटों पर डालने के लिए तुमने उसकी तरफ सबका ध्यान खींचा था, और जब हम शर्लॉक होम्स के घर में थे तब तुमने बॉल को देखकर उसे अपने दोस्तों को पास आउट कर दिया था, जबकि फुटबॉल लवर 100 साल पुरानी बॉल देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। इसी के साथ तुमने कई बार मुश्किलें पैदा की ताकि उससे हमें कुछ सीख मिले और हम सभी पेरेंट्स से ज्यादा खुद पर इंडिपेंडेंट हो सके। तुम कभी हमें मानने नहीं वाले थे और इसलिए तुमने लास्ट टाइम पर शर्लॉक होम्स का क्लू भेजा था ताकि मैं ये गेम जीत कर सबको बचा सकूं। तो हारुकी कहता है हाँ, मैंने किम की बॉडी इसलिए ली थी क्योंकि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था जो मैं बचपन में नहीं कर पाया, लेकिन एआई बनकर मैंने आज तुम सभी के साथ बहुत एंजॉय किया। तो शिनिची कहता है कि हारुकी का दिल हमेशा नोआ आर्क बनकर हमारे बीच रहेगा, पर हारुकी बोलता है नहीं, मुझे लगता है कि आज के टाइम पर एआई लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर मेरी तरह आर्टिफिशियल ब्रेन इस दुनिया में रहे तो कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। ऐसा कहकर हारुकी शिनिची से कहता है कि अब तुम्हें वापस जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जिंदगी गेम जैसी आसान नहीं है। तो कॉनन गेम से वापस जाने लगता है और तभी रियल वर्ल्ड में सारे प्लेयर्स वापस आ जाते हैं और कैप्सूल ओपन हो जाती है। कैप्सूल ओपन होते ही हायबारा बहुत खुश होती है क्योंकि ये उसका बेस्ट एडवेंचर था। वहीं किम को कुछ याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था। आगे सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद रैन शिनिची यानी कॉनन को बताती है कि उसे लास्ट मोमेंट पर अपने बॉयफ्रेंड की कही बात याद आ गई थी। ऐसा कहकर वो कॉनन को शर्लॉक होम्स का वो डायलॉग बताती है।
तब कॉनन कहता है कि ये डायलॉग शर्लॉक होम्स ने मोरियार्टी को कहा था। तो रैन शॉक रह जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता। कॉनन कहता है कि बस ऐसे ही। इसके बाद कॉनन अपने डैड के सामने खड़ा होता है और फिर हमें हारुकी के एआई को दिखाया जाता है जो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है और अब इसी के साथ ये केस भी क्लोज्ड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कॉनन की ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।